अब जो है राज्य, ये देश अस्तित्व में कैसे आए होंगे, क्यों अस्तित्व में आए होंगे, देश अस्तित्व में क्यों आया, यह देश कैसे बने। तो इसके लिए प्राचीन काल और मध्यकाल में राजत्व का दैवीय सिद्धांत लोकप्रिय था। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज पॉपुलर इन एंशियंट पीरियड एंड मिडेवल पीरियड। कौन सी थ्योरी? डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। ये हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, इसलिए वहां पे ये चीज जो है वो देखी होगी आपने। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो राज्य है वो ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने राज्य को बनाया है और ईश्वर ने ही इस राज्य को बनाए रखने के लिए राजा को भेजा है, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, या ईश्वर का विशेष कृपा पात्र है। तो ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है और उस राज्य को संचालित करने के लिए ईश्वर ने ही राजा को भेजा है, इसलिए राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर ने राजा को विशिष्ट शक्तियां दी है, स्पेशल पावर्स दिए हैं, इसलिए राजा आम आदमी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। और इसीलिए वो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। और कौन सा यज्ञ करे? रथ दौड़ कर अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था और वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। और इन यज्ञों के माध्यम से यह स्थापित करने की कोशिश की जाती थी कि जनता के दिलो दिमाग में यह अच्छी तरह से बैठ जाए कि राजा तुम सब की तरह एक सामान्य आदमी नहीं है, वह ईश्वर का विशेष प्रतिनिधि है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, और वो आम आदमी की तुलना में ज्यादा शक्तियां अपने पास रखता है और वो राज करने का अधिकारी है, वो ही राज करेगा। और राजा के जो आदेश होते हैं वो राजा के आदेश न होकर ईश्वरीय आदेश हैं, और अगर तुमने राजा के आदेशों की पालना नहीं की तो राजा इस धरती पर तो तुम्हें दंडित करेगा ही करेगा। तुम इस धरती से मर के जब ऊपर पहुंचोगे तब ईश्वर भी तुम्हें दंडित करेगा। इसलिए राजा के आदेश का पालन करना है, और प्रजा जो है वो राजा के आदेशों का पालन करती थी, और इसीलिए राज्य संगठित रूप से रहता था, हर आदमी ईश्वर से डरता था। तो ये थ्योरी पहले पॉपुलर थी, लेकिन वर्तमान में ये थ्योरी पॉपुलर नहीं है। इसलिए तीन विचारक आए, रूसो, लॉक और हॉब्स। इन्होंने राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत था इसका खंडन किया, और ओरिजिन ऑफ स्टेट के लिए जो भी थ्योरीज थी उन प्रिंसिपल्स को इन्होंने रिजेक्ट किया, और इन्होंने सिद्धांत दिया सामाजिक समझौते का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी। सामाजिक समझौता, समाज के बीच एक समझौता। तो ये जो राज्य अस्तित्व में आया है समाज के बीच एक समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है, इसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। ये मनुष्यों के द्वारा सर्जित एक राजनीतिक इकाई होता है। इट इज ए पॉलिटिकल यूनिट विच वॉज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स एंड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ए political unit which is created by human beings by social contract। समाज के बीच एक समझौता हुआ और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। और इनका मानना था कि जब राज्य नहीं था तो मनुष्य बिना राज्य के, बिना सरकार के रहते थे, जंगलों के अंदर भटकते थे, कंदमूल खाते थे, एक परिवार, एक कबीला आपस में संगठित रहते थे। उस समय हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, एक डर होता था। अभी आप चैन की नींद अपने घर में सोते हैं, क्यों सोते हैं? क्योंकि आपको भरोसा है कि कोई भी आपके सोते हुए पे आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी आपके घर के बाहर खड़ी गाड़ी को चुरा के नहीं ले जाएगा, और तुम्हारी संपत्ति जो है उसको कोई चुरा के नहीं ले जाएगा, और तुम सुरक्षित हो क्योंकि बाहर पहरा देने वाली पुलिस है और देश की सीमाओं पर खड़े हुए फौजी हैं।
जो बाहरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करते हैं और आंतरिक जो दुश्मन हैं तुम्हारे, उनसे तुम्हारी रक्षा करती है पुलिस और ये सरकार। और ये आश्वासन है, इसलिए तुम आप चैन की नींद सो रहे हो। और थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि पुलिस नहीं हो, सेना नहीं हो, कोई कोर्ट कचहरी नहीं हो, तो कैसे हालात होंगे? अराजकता के हालात होंगे, जंगल राज के हालात होंगे, और एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर आदमी को मारेगा, कूटेगा और उसके पास जो भी अच्छी चीज है उससे छीन लेगा। और शक्तिशाली आदमी भी चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकता, क्योंकि उसे पता है कि 2 या 3 लोग मिलके अगर उसके ऊपर आक्रमण करेंगे तो उसकी शक्ति 3-4 लोगों के सामने काम नहीं कर सकती। प्लस वो कितना ही शक्तिशाली आदमी है, लेकिन रात में नींद में सो रहा है और उस समय किसी कमजोर आदमी ने भी बड़ा सा भाटा उठा के उसके मुंह पे मार दिया तो वो मर जाएगा, तो वो चैन की नींद नहीं सो सकता। तो जब सरकार नहीं होती है, जब कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई सिस्टम नहीं होता है, तो उस सिस्टम को कहते हैं अराजकता, अनार्किज्म, जंगल राज। ठीक है, कैसा राज? जंगल राज। मत्स्य न्याय, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ऐसे वातावरण में कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति रही होगी जब राज्य अस्तित्व में नहीं आया। उससे पहले सर्वत्र सब तरफ इस तरह की स्थिति थी। तो ऐसे में किसी एरिया के लोगों ने मिलके कहा कि अपन ऐसे तो नहीं रहेगा, इस तरह से चैन की नींद अपन सो नहीं सकते, तो अपन काम करते हैं। एक किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा होगा कि देखो भाइयों, हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, और अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हम इतने शक्तिशाली होंगे कि कोई भी बाहर से हमला करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए हमें संगठित होकर रहना पड़ेगा, हमें कुछ नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे जिनका पालन सभी लोग करेंगे। और सबसे पहले तो हमारे आपस में कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करेगा, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नहीं चुराएगा, और एक दूसरे का सभी लोग सहयोग करेंगे। तो सब लोगों ने क्या किया होगा? उस बात की हाँ में हाँ मिलाया होगा, समर्थन दिया होगा, हाँ ये बात तो सही है। उसके बाद तो वो जिस व्यक्ति ने ये आइडिया दिया होगा उसने कहा, वो उनका नेता बन गया होगा, लीडर बन गया होगा। और अब से जैसा मैं कहता हूं वैसा अगर आप सब लोग पालन करेंगे तो सब लोग चैन की नींद सोएंगे। तो सबने कहा हाँ साहब, तो चलो ठीक है, फिर अपन एक काम करते हैं, अपने में से ही कुछ लोगों को पहरेदारी के लिए बैठाते हैं, बाकी लोग खेती का काम करो, बाकी लोग ये रक्षा का काम करेंगे, ये लोग दूसरे काम करो, इस तरह से हम मिलजुल के रहेंगे। तो सबको ये लगा होगा कि हाँ, मिलजुल कर रहने में और संगठित होकर रहने में हमें सुरक्षा मिलेगी, शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा। और इसके बदले में उसने कहा होगा कि देखो भाई, आप लोग जो ज्यादा कमा रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, 24 घंटे खेतीबाड़ी में लगे हुए हो, तो आपको अपनी आय का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग तुम्हारी रक्षा के लिए लगे हुए हैं उनको भी, उनके भी घर परिवार पलने पोसने चाहिए। तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे। तो इस तरह से समाज के बीच में एक समझौता हुआ होगा, और उस समझौते के परिणाम स्वरूप जो है ये राज्य अस्तित्व में आया होगा। फिर उसके साथ आसपास के लोगों ने देखा होगा कि यार उस एरिया के लोग तो बड़े सुकून से शांति से रह रहे हैं, उनके वहां पे कोई शक्तिशाली आदमी कमजोर आदमी को डरा धमका नहीं सकता, उसकी संपत्ति को नहीं चुरा सकता, बाहर से कोई आक्रमण होता है तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इसलिए और लोग उसके साथ जुड़ते गए होंगे, जुड़ते गए होंगे, जुड़ते गए होंगे, और वो एक देश बन गया होगा। आपको क्या लगता है कि ईश्वर ने बनाया होगा राज्य या समाज के बीच इस तरह के समझौते में? और निश्चित रूप से ये इससे समझौता कोई खुलेआम नहीं हुआ होगा कि हजारों लोगों ने बैठक करके और ये बात की होगी, नहीं, ये इसमें सभी लोगों ने अपनी मौन सहमति दी होगी कि भाई बात तो फायदे। इसलिए भले कोई राजा कितना भी क्रूर होता था, कितना भी अत्याचारी होता था, अराजकता की तुलना में जो अराज्य हो, जहां कोई शासन व्यवस्था नहीं हो, उसकी तुलना में हर व्यक्ति अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था। भले ही राजा उससे टैक्स ले लेता था, ज्यादा टैक्स ले लेता था, उसका उत्पीड़न करता था, लेकिन वो उससे बेहतर स्थिति थी कि रात में वो सो रहा है और बाहर से कोई आए और उसको कत्ल करके उसका सारा धन लेके चला जाए, तो वो जिंदगी से भी गया और धन से भी गया। तो दोनों चीजों से जाने की बजाय उसको ये सही लगा होगा कि आय का भले आधा हिस्सा देना पड़े, लेकिन बाकी आधा हिस्सा तो मेरे पास रहेगा, और मुझे कम से कम मेरी सुरक्षा की गारंटी तो दी जा रही है, मैं आराम से चैन की नींद तो सो सकता हूं। तो इस वजह से लोगों ने मौन सहमति दी होगी और इसलिए राज्य अस्तित्व में आया होगा।
तो ऐसा किसने कहा? रूसो, लॉक और हॉब्स ने कहा कि समाज के बीच एक स्वाभाविक समझौते के परिणाम स्वरूप जो है राज्य अस्तित्व में आया। और आज भी हमारा जो राज्य है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित बेस्ड है। आज भी हमारे समाज के बीच एक समझौता होता है। हर 5 साल में वोट होते हैं और वोट के माध्यम से हम वोट देते हैं। ठीक है, इससे पहले खैर मैं वैसे बता दूं कि ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत हमारे उपनिषदों में भी मिलता है। रूसो, लॉक और हॉब्स ने तो अब कहा है, आधुनिक भारत के इतिहास में कहा है, लेकिन भारतीय इतिहास में भी बहुत सारी प्राचीन काल में ऐसी कथाएं मिलती है, कहानियां मिलती है उपनिषदों के अंदर, जिसमें जैसे कि एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको कि देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे और उन युद्धों में देवता बार बार पराजित हो रहे थे। तो बार बार पराजित होते हुए देवताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से असुरों का सामना किया जाए। तो सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के सामने अपनी समस्या रखते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी, हम हर बार पराजित हो रहे हैं, अब आप हमें बताएं हम क्या करें, इन असुरों से कैसे विजय प्राप्त करें इन असुरों पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारी एक दिक्कत है, कमी है कि तुम अपने आप को स्वतंत्र और स्वयंभू समझते हो। सबसे पहले तुम आपस में संगठित हो और तुम अपना एक कोई राजा बनाओ और उसके बाद उस राजा के नेतृत्व में तुम असुरों से युद्ध करो, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। तो सभी देवताओं ने मिलकर इंद्र को अपना राजा बनाया और सभी देवताओं ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां इंद्र को दी, जिससे इंद्र अधिक शक्तिशाली हो गया। और इस बार शक्तिशाली इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों से युद्ध किया तो उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तो ये जो कहानी है ये क्या बताती है? ये एक देवताओं के बीच में एक समझौता हुआ, उन्होंने अपने में से एक जो व्यक्ति है उसको अपना नेता चुना और सबने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां उसको दी। तो थोड़ी थोड़ी शक्तियों का मतलब कोई कैलोरी नहीं दी उन्होंने, ठीक है, क्या मेरी कैलोरी थोड़ी इसमें आ जाए। और जो इंद्र है वो हल्क की तरह या सुपरमैन की तरह जो है, स्पाइडरमैन की तरह, आयरन मैन की तरह, बैटमैन की तरह कोई शक्तिशाली नहीं हुआ। वो जनता के समर्थन की वजह से शक्तिशाली हुआ। जैसे वर्तमान में हमारे देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? मोदी है। तो वो कोई सुपरमैन की तरह, हल्क की तरह शक्तिशाली है या जनता के द्वारा दी गई शक्ति से शक्तिशाली है? तो 2014 में वोट हुए और वोट लोगों ने मोदी के नाम पे दिए, तो इसलिए जनता का वो केवल वोट नहीं था, आप जो दे रहे थे वो वोट नहीं था, वो बल्कि शक्ति थी। ठीक है, उसके बाद 2019 में वोट हुए तो फिर तुमने जो है वो वोट दिया, तो वोट नहीं दिया, तुमने शक्ति दी और इस वजह से वो व्यक्ति शक्तिशाली बन गया। तो एग्जैक्टली ऐसे ही देवताओं ने इंद्र को अपना समर्थन दिया और उसे अपना नेता चुना। तो अपन शक्ति देते हैं, वोट देते हैं, तब देते हैं कि ये मैं मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट दे रहा हूं, मतलब अब ये वहां बैठ के, संसद में बैठ के जो भी कानून बनाएगा उस कानून को मैं पालन करूंगा, मैं उस कानून के अंडर में रहूंगा और अगर मैं उस कानून का पालन नहीं करूं तो उसी संसद को यह अधिकार है कि वो मुझे जो भी दंड देंगे मैं वो दंड वहन करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो ये हमने उनको शक्ति दी है। तो देवताओं ने इसी तरह से इंद्र को अपना समर्थन दिया, समर्थन के माध्यम से इंद्र को शक्ति मिली। तो जिस तरह से इस राजस्थान में अशोक गहलोत और पूरे देश में नरेंद्र मोदी दूसरों की तुलना में शक्तिशाली है, तो वैसे के वैसे इंद्र भी उस तरह से शक्तिशाली जो है वो हो गए। तो आज भी हर 5 साल के बाद में एक सामाजिक समझौता होता है, फिर हमारे समाज के बीच में वोटिंग होती है कि किसको तुम अपनी शक्तियां दे रहे हो, फिर हम सब किसी को न किसी को अपनी शक्ति देते हैं, वो हमारी शक्तियों से शक्तिशाली हो जाता है। फिर उसके नेतृत्व में वो जो भी कानून बनाएंगे और जिसको भी लागू करेंगे हम सब लोग उसको पालन करेंगे। वो जितना भी टैक्स हमारी इनकम में से मांगेंगे हम अपना टैक्स जो है वो उनको देंगे और उसके बाद उसके नेतृत्व में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर हमारा नेतृत्व कमजोर होगा, सही ढंग से नेतृत्व नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने आप में राजा बना हुआ घूमेगा, तो पुलिस नहीं होगी, सेना नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में सुरक्षित नहीं रहेगा। ओके, तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्राचीन काल में भी प्रचलन में था, आधुनिक काल में इन तीन लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी और वर्तमान जो डेमोक्रेसी है ये भी हमारे सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिरूप है। समझ में आ रहा है? पक्का? यस सर पे तुम्हारे है नहीं है?